उत्तर प्रदेश बजट सन 2021-22 में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है? 1000 करोड़। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना एक शहरी विकास परियोजना है जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट के दौरान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक के तहत वर्ष 2018 से 21 तक 4 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो सूडा द्वारा बनाए जाने वाले घरों के अतिरिक्त होगा। अयोध्या में सूर्य कुंड के समग्र विकास और शहर के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 10 चयनित शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शहीदों की याद में एक पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सभागार के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सार्स क्रेन, राजकीय पशु बारहसिंगा। कृषि विज्ञान कृषि की एक शाखा है जो से संबंधित है, जो फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसलों और मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें वे बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान उन तरीकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं जो मिट्टी के उपयोग में सुधार करके भोजन और फाइबर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। एग्रोनोमी 2 ग्रीक शब्दों एग्रो प्लस नोमी प्रबंधन शामिल है, मुख्य रूप से सम्मिलित मूल सिद्धांतों पर आधारित है। कृषि जलवायु विज्ञान मिट्टी और जुताई, मिट्टी और जल संरक्षण, सिंचाई, जल प्रबंधन आदि। इनकी 3 अलग अलग शाखाएं हैं: फसल विज्ञान, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया विरासत अभियान किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। विरासत अभियान 15 दिसंबर सन 2020 को शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को दर्ज कराने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत गाँव में उत्तराधिकार से जुड़ी जमीन का विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। विवादों को हल करने के बाद सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इसका सत्यापन करेंगे। इसे क्यों शुरू किया गया? राज्य के प्रत्येक जिले में तहसील दिवस पर भूमि विवाद से संबंधित मामले सबसे अधिक हैं। भूमि विवाद से संबंधित कई मामले पुलिस के आंकड़ों में भी दर्ज हैं। यह अभियान न केवल भूमि विवाद को समाप्त करने में मदद करेगा, बल्कि लेखपाल के गैर जिम्मेदार व्यवहार पर भी अंकुश लगाएगा, जो आमतौर पर इन मामलों में दिलचस्पी नहीं रखते। विरासत अभियान के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा है। अगर आपकी ज़मीन गांव में है तो आप कहीं और रहे तो आपके लिए हर तहसील स्तर पर एक काउंटर भी खोला गया है। सरकार ने इस अभियान के लिए हेल्पलाइन 0522 26 20 477 जारी किया है। लेखपाल करेंगे जांच। मामले दर्ज या प्राप्त आवेदनों के संबंध में लेखपाल खुद के नाम और कानूनी वारिसों के विवरण स्थलीय और अभिलेखीय जांच के बारे में पोर्टल पर अपने स्पष्ट जांच रिपोर्ट आ जाएगी। यदि वारसात में एक गलत कथन का उल्लेख किया गया है तो लेखपाल इससे सहमत नहीं है तो इसका कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। लेखपाल ने विवाद का स्पष्ट कारण बताते हुए 5 दिनों में राजस्व निरीक्षक को अपना डेटा ऑनलाइन भेजा दिया है। अगर लेखपाल सहमत हो जाता है तो सहमति बटन दबाकर राजस्व निरीक्षक को अपनी बिंदुवार रिपोर्ट अग्रेसित करेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी।
यह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करता है। सन 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का निधि सहभाजन 75 और 25 के अनुपात में है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना है। स्वयं सहायता समूह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बीपीएल सूची से निकाले गए स्वरोजगारियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। सन 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने, इसमें सड़क, सिंचाई, आवास, जल आपूर्ति, अवसंरचना, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण के निर्माण की परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दूरसंचार, कनेक्टिविटी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएं शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर? 0.2529 हेक्टेयर। 0.2529 हेक्टेयर। बीघा भूमि के मापन की एक इकाई है जो स्थानीय स्तर पर बदलती है। राजा टोडरमल को भूमि मापन दहशाला की शुरुआत के लिए जाना जाता है। मध्य भारत में बीघा को 30-25 यार्ड स्क्वायर या 25-29.3 मीटर स्क्वायर या 5/8 एकड़ यानी 0.2529 हेक्टेयर में मानकीकृत किया गया। उत्तर और मध्य भारत में प्रयुक्त विभिन्न मापन इकाइयाँ। हेक्टेयर भूमि की बिक्री योजना और कृषि में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली माप इकाई है। 1 हेक्टेयर 2.4711 एकड़ और 10,000 वर्ग भूमि के बराबर होता है। वर्ग मीटर के बराबर होता है। 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। बिस्वा एक भूमि माप इकाई है जिसका आमतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उपयोग किया जाता है। यद्यपि मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। एक बिस्वा 50-150 वर्ग गज के बीच आता है। बिस्वानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक इकाई है जिसकी गणना 1 बिस्वा बराबर 20 बिस्वन के रूप में की जाती है। किला पंजाब, हरियाणा में 1 एकड़ भूमि को दर्शाता है। गज एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किया जाता है। 1 वर्ग गज 9 वर्ग फुट को दर्शाता है। कट्ठा एक इकाई है जिसका उपयोग असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश राज्यों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश 1 बीघा 55 × 55 यानी 30-25 गज स्क्वायर। 20 बिस्वा 1 बीघा। 1 गज इलाही 33 इंच। 8 बीघा 5 एकड़। 1 लट्ठा 99 इंच 8 फीट 3 इंच और 1 कट्ठा 20 धुर। 1 कंडव 1/16 धुर और 1 कनाई 1/16 कंडव। संसद आदर्श ग्राम योजना के जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर सन 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य सन 2019 तक 3 आदर्श ग्राम मॉडल गांव विकसित करना था, जिसमें से एक को सन 2016 तक हासिल किया जाना था। सन 2024 तक 5 गांव ऐसे आदर्श ग्राम चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे। आदर्श ग्राम में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसद सदस्य जिम्मेदार हैं। ग्राम पंचायत विकास की मूल इकाई है। मैदानी क्षेत्रों में 3,000 से 5,000 और पहाड़ी आबादी
आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में 1000 से 3000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों का चयन संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर से एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है और राज्यसभा सांसद को उसके राज्य के उसकी पसंद के एक जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है, जिसे वह एक नामित सांसद चुना जाता है। वह देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत चुन सकता है। संसद आदर्श ग्राम योजना का केंद्रित उद्देश्य विकास के हर पहलू को शामिल करना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा निर्माण, निर्णय लेना और लोकतांत्रिक संस्थानों के जमीनी स्तर को मजबूत बनाने में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता और सिद्धांतकार थे। ये लोक नायक के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के महान प्रस्तावक और समाज के प्रति निर्वाचित राजनीतिज्ञ की जवाबदेही थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती योजना है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पूर्ववर्ती योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई। सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण 756 बिलियन यूएस डॉलर 11 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। इस योजना ने मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान ले लिया है। इस योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुप्रतीक्षित सुधारों को शुरू करने में सक्षम होगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विद्युत मंत्रालय के अंदर आता है। ऊर्जा मंत्रालय ने देश के सभी 6 लाख गांवों का वास्तविक आंकड़े प्रदान करने के लिए एक नया एप्लीकेशन GARV सेकेंड एप्लीकेशन प्रक्षेपण किया। ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कुल बजट 756 बिलियन है। इसे सन 2015 में शुरू किया गया था। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? गिरदावरी में कृषि भूमि का रिकॉर्ड शामिल है। खतौनी भूमि का अभिलेख है। सभी प्रकार की भूमि का अभिलेख है। खतौनी को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न खातों के साथ एक पुस्तक कहा जा सकता है। खतौनी एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज जिसके द्वारा पटवारी से किसी भी क्षेत्र में स्थिति और पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। जमाबंदी एक दस्तावेज है जिसमें अधिकारों के रिकॉर्ड के साथ साथ खेती स्वामित्व के रिकॉर्ड शामिल है। भूमि का पंचनामा भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के समान है। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण इससे एक नया भाग 9 जोड़ा जिसका शीर्षक द पंचायत है। इसने ग्रामीण अनुसूची को पंचायतों की कार्यात्मक वस्तुओं से भी जोड़ा। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पांडिचेरी और दिल्ली के विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। 71वां संशोधन अधिनियम 1952 इसने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने का प्रावधान किया। 72वां संशोधन अधिनियम 1992 इसने त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के लिए अस्थायी प्रावधान किया। निम्न में से कौन सा एक रबी फसल है? नहीं है, चावल, सॉरी। भारत में 3 फसल सीजन है, रबी, खरीफ, जायद। रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है।
रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों हैं। हालांकि ये फसलें भारत के बड़े हिस्से उत्तर और उत्तर पश्चिम के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा से उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में निकलती है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी शिवालिक से सहारनपुर जिले से निकलती है। यह भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। हिंडन नदियाँ नई दिल्ली में यमुना नदी में मिलने से पहले यूपी राज्य के कुछ जिलों से होकर गंगा और यमुना नदियों के बीच 400 किलोमीटर तक बहती है, जैसे कि मेरठ जिला, बागपत जिला, मुजफ्फरनगर जिला, गाजियाबाद जिला और गौतम बुद्ध नगर जिला। भारत वायुसेना का एक वायु सेना बेस भी गाजियाबाद जिले में द हिडन एयरबेस नाम से इसके तट पर स्थित है। काली नदी हिडन नदी की सहायक नदी है जो शिवालिक पहाड़ियों की राजाजी पर्वतमाला से निकली है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होकर लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। आलमगीरपुर आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के संस्थापक स्थलों में से एक इसके किनारे पर पाया गया था, जो नई दिल्ली से 28 किलोमीटर दूर हिडन नदी के किनारे स्थित है। सहारनपुर जिले के बारे में। यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर जिला भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के करीब है। राज्य और उत्तर प्रदेश। जिला सहारनपुर। क्षेत्रफल 3,860 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3,46,382, 3,46,382, कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,66,382। घनत्व 900 प्रति किलोमीटर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नकुल और गंगोह। निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे लोकप्रिय स्रोत है? नलकूप। राज्य में 71.8% सिंचाई क्षेत्रों को शामिल करता है। पहला नलकूप उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1930 में डूब गया था। भूजल का उपयोग करने वाले नलकूप लघु सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। मेरठ, एटा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर और अलीगढ़ राज्य के ऐसे जिले हैं जो बड़े पैमाने पर नलकूपों से सिंचाई करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि योग्य भूमि सिंचित भूमि है। यह वर्षा पर निर्भर करता है। राज्य में सिंचाई के कई कृत्रिम स्रोत हैं। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यह 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह बैराज 1872 में सहारनपुर में यमुना नदी के तट पर बनाया गया। 1978 की भारी बाढ़ से विनाश के कारण केंद्र सरकार ने 12 मई 1999 को यमुना नदी के पानी की मांग पर इस 5 राज्यों में से एक समझौता किया। इस प्रकार नए बैराज का निर्माण 1994 में शुरू किया गया और 1999 में पूरा किया गया। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन 1995 में पूरे भारत में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य छात्रों की भर्ती बढ़ाना,
छात्रों की उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करना न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसे सब्सिडी निहित है उन बच्चों के लिए आकर्षक है जो अन्यथा स्कूल जाने के लिए इच्छुक हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के बारे में राजधानी लखनऊ, गठन 24 जनवरी 1950, भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, विश्व धरोहर आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य अमानगढ़, कॉर्बेट बाघ अभयारण्य का क्षेत्र, और दुधवा पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव में उत्तराधिकारी के अधिकारों के लिए भूमि विवाद को समाप्त करने और संपत्ति के विवादों पर अंकुश लगाने के लिए योजना शुरू की थी। विरासत योजना शुरू की थी। नई पहल भूमि और संपत्ति पर लंबे समय से विवादित विवादों को सुलझाएगी और विवादित संपत्तियों को लक्षित करने वाले भूमाफिया द्वारा ग्रामीणों के शोषण को रोका जाएगा। इस नई प्रणाली की शुरुआत के साथ ग्रामीणों का किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होगा और वे अपने नाम भूमि रिकॉर्ड खतौनी में सूचीबद्ध करवा सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य लेखपाल के लापरवाह व्यवहार की जांच करता है, तो आमतौर पर इस मामले को ठीक से नहीं देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन का पूर्ण रूप है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, DHAN। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। गोवर्धन DHAN गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स DHAN योजना का शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री सुश्री उमा भारती ने सन 2018 में गांव की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को संपीड़ित बायोगैस में परिवर्तित करके उसकी आय में वृद्धि करना है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आधारित CBG संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आकर्षित करना है। यह योजना पूरी तरह से परिवहन के लिए उपयोग करने के लिए जैविक ईंधन में बायोमास के रूपांतरण पर आधारित नहीं है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत लागू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। एक एकीकृत दृष्टिकोण के तहत सभी कार्यक्रम योजनाएं जैसे कि नई राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम MNRE, जैव ईंधन नीति और स्थानीय परिवहन, सस्ती परिवहन आदि को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया गया है। एकीकृत दृष्टिकोण रणनीति और एकीकृत गोवर्धन पोर्टल बायोगैस योजनाओं पहले और इसके वास्तविक समय की ट्रैकिंग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए हितधारकों और विभागों और मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय सुनिश्चित करें। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थानों को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? LM सिंघवी समिति ने। LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इसने निम्नलिखित सिफारिशें की। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसकी पहचान और सत्यनिष्ठा को यथोचित और काफ़ी हद तक
उल्लंघनकारी बना देगा। इसने पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का भी सुझाव दिया है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 का गठन भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के पुनरुद्धार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इसने इस बात की वकालत की कि पंचायती राज को मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अनुसार इसे मजबूत किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। इस सुझाव के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। पी.के. थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव और संवैधानिक स्थिति के अनुसार सिफारिश की। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा गया है? बलवंत राय मेहता को। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों, अंचलों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। बलवंत राय मेहता ने भारत में पंचायती राज के वास्तुकार या पंचायती राज के जनक के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर कामकाज की जांच और सुझाव देने के लिए समिति को 1957 में नियुक्त किया गया था। समिति ने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। समिति द्वारा की गई सिफारिशें: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि तथा पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि। योजना और विकास पंचायती राज व्यवस्था के प्राथमिक उद्देश्य हैं। पंचायत समिति के कार्यकारी निकाय होनी चाहिए और जिला परिषद सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करेगी। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसने संसाधनों का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया, जिससे कि उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणों की सिफारिश भी करती है। नियुक्त समितियां: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? 11वीं। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसमें पंचायती राज संस्थाएं PRI शामिल है, जिसके माध्यम से गांवों की स्वशासन का संपादन होता है। इन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय को मजबूत करने 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया। भारतीय संविधान भाग 9 पंचायतों से संबंधित विधान का खंड है। यह निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं: जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। सभी अनुसूचियों को कैसे याद रखें? 12 अनुसूचियाँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। पहली अनुसूची टीयर टेरिटरी, दूसरी अनुसूची इमॉल्यूमेंट सैलरी, तीसरी अफर्मेशन या ओथ हो गया टीयर, चौथी राज्यसभा, 5वीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओसेआ अदर ट्राइब्स, 7वीं F फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, 7वीं ऑफिशियल लैंग्वेज ओल्ड, L से लैंड रिफॉर्म, 9वीं, D से डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, 10वीं, P से पंचायती राज, M से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो याद रखिए
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड, टी से टेरिटरी हो गया, ई से इमोल्यूमेंट्स हो गया या सैलरी हो गया, ए से अफर्मेशन हो गया या ओथ हो जाएगा, आर से राज्यसभा हो जाएगा, और यस से शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएगा, ओ से अदर ट्राइब्स हो जाएगा, एफ से फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा, ओ से ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस हो जाएगा, और एल से लैंड रिफॉर्म हो जाएगा, और डी से डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा, पी से पंचायत राज हो जाएगा, और एम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा। पंचायती राज के संदर्भ ग्राम सभा के बारे में कौन सा सत्य है? इसमें एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज ग्राम विकास का आधार है। लोग ग्राम सभा के मंच का उपयोग स्थानीय शासन और विकास पर चर्चा करने और गांव के लिए आवश्यकता आधारित योजनाएं बनाने के लिए करते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है, अब तक का सबसे बड़ा निकाय है। यह एक अस्थायी निकाय है। ग्राम सभा निर्वाचन क्षेत्र की सभा है। पंचायती राज के अन्य सभी संस्थान जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की संरचना: प्रत्येक निवासी, चाहे वह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष या महिला, इसका सदस्य होता है। इसमें एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं, या तो एक या कई गांवों का समूह साल में कम से कम 2 बार बैठक करता है। उपरोक्त से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नवंबर सन 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कहाँ किया? नोएडा में। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 17 नवंबर को नोएडा में उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। टावर अपने आसपास की प्रदूषित हवा को साफ करेगा और शुद्ध हवा को छोड़ेगा। टावर भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से बनाया गया है। एपीसीटी वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर अपने बेस के माध्यम से प्रदूषण हवा को खींचकर टावर में स्थापित फिल्टर में पार्टिकुलेट मैटर को कैप्चर करके संचालित करता है। इसके बाद टावर के ऊपर से स्वच्छ हवा निकलती है। कैप्चर किए गए पार्टिकुलेट मैटर को समय समय पर निपटान के लिए एपीसीटी के तल पर हॉपर में एकत्र किया जाता है। बीएचईएल का प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान हरिद्वार एक वर्ष के लिए एपीसीटी का प्रदर्शन अध्ययन करेगा। टावर को डीएनडी फ्लाईवे और स्पीड रोड के बीच नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच यातायात द्वीप पर स्थापित किया गया, क्योंकि डीएनडी और नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात अधिक मात्रा के कारण इस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक है। नोएडा प्राधिकरण में टावर के लिए जमीन मुहैया कराई और चल रहे खर्च का 50% वहन कर रहा है। उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 11, राजकीय पशु 12 सिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी, पंजीकृत जीआई वाराणसी, ग्लास बीड्स लखनऊ, चिकन क्रॉफ्ट मैंगो मलिहाबादी दशहरी, और बनारस ब्रोकेड और साड़ी। अक्टूबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालय को अपने परिसर में स्थापित करने का निर्देश दिया है। आरोग्य वाटिका: लखनऊ राजधानी लोकसभा सीट 31 हो गया, राज्यसभा सीट 31 हो गया, राज्य पशु 12 सिंघा हो गया, राज्य पक्षी सारस क्रेन हो गया, राज्य पुष्प प्लस। 11 नवंबर सन 2021 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के जिला स्तरीय सुशासन सूचांक शुरू करने की घोषणा की। नवंबर सन 2020-21 में लॉन्च किए गए लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स के तीसरे संस्करण के अनुसार गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष सुधार करता है।
अक्टूबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया। अक्टूबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपनी परिसर में आरोग्य वाटिका सेल्यूब्रिटी गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया। अक्टूबर सन 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। उत्तर प्रदेश ने 1 अक्टूबर सन 2020-21 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। और सितंबर सन 2020-21 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में मथुरा वृंदावन नगर निगम के क्षेत्र के 22 वार्डों की घोषणा की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2020-21 के अनुसार किस राज्य की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी सन 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई FCI द्वारा तैयार की गई है, जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। देश के कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। सन 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। वन क्षेत्रों में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। 17 राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है। 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर। सन 2019 के पिछले आंकड़ों की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव आवरण की वृद्धि देखने वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक हैं। देश में जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। सन 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। फलों की प्रकृति और स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान। उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें फलों की एक महान विविधता शामिल है। फल कृषि विज्ञान फल फसलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। शाक कृषि ओलेरी कल्चर बोलते हैं, सब्जियों के अध्ययन खेती। पुष्पकृत को फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। भूमि जोत की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिक कोड को कितने अंकों में पेश किया गया है? 16 अंकों में। उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि जोत की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिक कोड जारी करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए इस यूनिक कोड का उपयोग भूमि विवाद के मामले की जांच करने और लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए किया गया। 16 अंकों का अर्थ इस प्रकार है। पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर
आधारित होती है। अगले 4 अंक भूमि की पहचान निर्धारित करते हैं और भूमि के विभाजन की संख्या के आधार पर अगले 4 अंक भूमि के विभाजनों की संख्या के आधार पर 4 अंक भूमि की श्रेणी कृषि, आवासीय और वाणिज्य भूमि के आधार पर अंतिम 2 अंक। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा का नाम लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश बजट सन 2021 में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 700 करोड़। सरकार ने 22 फरवरी को अपनी राज्य का बजट 5,50,270 करोड़ रुपए पेश किए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई में मदद करने के लिए भी एक मुफ्त बोरिंग योजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं। उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 19.218 मिलियन हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश मुख्य योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिला 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्र नहरों और नलकूपों ट्यूबवेल द्वारा सिंचित है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे सिंचित राज्य है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995। 1 अप्रैल 1995 खादी ग्रामोद्योग आयोग ने KVIC ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP योजना शुरू की। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सहायक योजना है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित एवं केंद्रीकृत क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की घोषणा 15 अगस्त 2008 को की गई थी। इसे REGP योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। PMEGP देश के ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सन 2008-9 में MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। एक क्रेडिट लिंटन सब्सिडी कार्यक्रम है। खादी ग्रामोद्योग आयोग एक संवैधानिक संगठन है। इसका गठन अप्रैल 1957 में भारत सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में होता है? गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में होता है। इसका उत्पादन राज्य की लगभग 24% कृषि भूमि में होता है। उत्तर पहाड़ी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में उगाया जाता है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आमतौर पर फसल को 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। बुआई की अवधि के दौरान इसे 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गंगा, यमुना, गंगा घाघरा दोआब सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें गोरखपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और फतेहपुर गेहूं के प्रमुख उत्पादक हैं। उच्च वर्षा के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में गेहूं का कम उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश सन 2019 के भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन कार्बन स्टॉक की तुलना में उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक का प्रतिशत है 1.62%। उत्तर प्रदेश में भारत में कुल कार्बन स्टॉक का 1.62% फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक में गिरावट का मतलब है कि जंगल में कम बायोमास है, जो मुख्य रूप से घने जंगलों की कटाई और सूखे के कारण पेड़ों के सिकुड़ने के कारण है। अधिक कार्बन स्टॉक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल की मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और जंगल की क्षमता अधिक होगी। वन कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करने में मदद करता है। इसकी गिरावट का मतलब पर्यावरण के
अधिक ग्रीन हाउस गैसों का होना है। रिपोर्ट से पता चला है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों ने पिछले 2 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण कार्बन स्टॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। श्रीमती मीनाक्षी जोशी भारत के वन सर्वेक्षण की संयुक्त निर्देशक हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिला भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क है। हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल गोवर्धन के तहत शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना एकीकृत पोर्टल गोवर्धन की शुरुआत की है। बायोगैस योजना पहले और उसके वास्तविक समय की ट्रैकिंग को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गोवर्धन पोर्टल शुरू किया है। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन योजना को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। गोवर्धन योजना सन 2018 से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जैविक कचरे को संपीड़ित बायोगैस में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आधारित सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करना है। जल शक्ति मंत्रालय 16 अप्रैल सन 2021 के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, सचिव श्री पंकज कुमार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाल, राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, सचिव संजय अग्रवाल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 16 अप्रैल सन 2021, केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया, राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, सचिव श्री आर ब्रह्मा। रुपे डेबिट कार्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। रुपे डेबिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा पेश किया जाता है एक स्वदेशी घरेलू डेबिट कार्ड है। यह कार्ड ATM, माइक्रो ATM, POS, MPS मशीनों, ऑनलाइन लेनदेन में स्वीकार और उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पहचान संख्या PIN ATM से पैसे निकालते समय रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए एक गोपनीय संख्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत जन धन खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। रुपे PMJDY कार्ड के लिए बीमा का दावा करने के लिए आयु मानदंड 5 वर्ष और उससे अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने रुपे कार्ड में विशेषताएं जोड़ी हैं, जो सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी ऑफलाइन लेनदेन की अनुमति देता है, जिससे सहज खुदरा लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक पुनः लोड करने योग्य वॉलेट सुविधा की पेशकश की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य लाख बहोसी अभयारण्य है। लाख बहोसी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है। लाख बहोसी अभयारण्य 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। लाख बहोसी अभयारण्य विभिन्न प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। लाख बहोसी अभयारण्य गिद्ध, नीलागाय, नेवला, मत्स्य बिडाल और बंदर भी पाए जाते हैं। एटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। एटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एकत्रित है। लाख बहोसी कहाँ है? कन्नौज में है। सबसे बड़ा है पटना पक्षी अभयारण्य क्या है? पटना, एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के। सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरदोई।
उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई है। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित एक जिला है। जिला मुख्यालय हरदोई शहर में स्थित है। हरदोई उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। सन 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने हरदोई को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों का नाम दिया। यह अवध के 34 जिलों में से एक है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से निधि प्राप्त करता है। हरदोई जिले में 5 तहसील हरदोई, शाहाबाद, सौराजपुर, बिलग्राम और सडीला है। यह जिला भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में लखनऊ कमिश्नरी का एक जिला है। 2653 से 2746 उत्तरी अक्षांश इतना ही। इसकी उत्तरी सीमा शाहजहांपुर जिले और लखीमपुर खीरी जिले को छूती है। लखनऊ और उन्नाव दक्षिणी सीमा पर स्थित है। हरदोई 1000 पुरुषों के लिए 856 महिलाओं का लिंग अनुपात और 78% की साक्षरता दर है। लखीमपुर खीरी जिला 7680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करता है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश की सबसे छोटा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा हापुड़ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि जिले का वर्तमान नाम ऋषि जलवान से लिया गया, जो प्राचीन काल में यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोग इनका नाम जालिम कहा जाता था। माना जाता है इन्हीं की पहली बस्ती के संस्थापक थे। जिला जालौन 3 नदियों यमुना, बेतवा और पहुज से घिरा हुआ है। भूमि एक अविरल मैदान है जो हमेशा से मनुष्यों में रहने के लिए उपयुक्त है। जालौन जिला भारत के उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिस जिले का नाम जालौन शहर के नाम पर रखा गया था, जो एक मराठा राज्यपाल का पूर्व मुख्यालय था। लेकिन जिले का प्रशासनिक मुख्यालय ओराई में है। जिले के अन्य प्रमुख शहर कोच, कलापी और माधोगढ़ है। जैसा लोग बहुत प्राचीन समय से यहाँ रह रहे हैं। यमुना नदी के किनारे कालपी जिले की सबसे बड़ी और प्राचीन बस्ती थी। इस क्षेत्र के सबसे पहले ज्ञात पारंपरिक शासक याती थे, जिसका उल्लेख पुराण और महाभारत में सम्राट और एक महान विजेता के रूप में किया जाता है, जिसने अपने समग्र को दूर दूर तक बढ़ाया, साम्राज्य को दूर दूर तक बढ़ाया। इस क्षेत्र में सबसे पहले परिचित आर्य लोग चेदी थे। गोरखपुर भारत में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गोरखपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। गोरखपुर का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह रहस्यवादी कवि कबीरदास की कर्मभूमि और फिराक गोरखपुरी की जन्मभूमि है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह और कई अन्य के साथ जुड़े हैं। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। उन्नाव शहर जिला मुख्यालय है। जिला लखनऊ मंडल का हिस्सा है। उन्नाव जिले को कलम और तलवार की भूमि के रूप में जाना जाता है। 1857-58 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के लिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जैसे ही आदेश बहाल हुआ, नागरिक प्रशासन को जिला उन्नाव में फिर से स्थापित किया गया, जिसका नाम उन्नाव मुख्यालय था। जिले का आकार हालांकि 1869 तक छोटा था, जब अपने वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्नाव शहर ने एक नगर पालिका का गठन किया। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना JSY का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। योजना ने एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में पहचान। इस योजना में गरीब गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर की संस्थागत प्रसव दर कम है, जबकि इन राज्यों में निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य LPS का नाम दिया गया। शेष राज्यों को उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य FPS का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का प्रतिशत है 25.18%।
शुद्ध सिंचित क्षेत्र 13.313 मिलियन हेक्टेयर, नहरों द्वारा 25.18, ट्यूबवेल द्वारा 66.94 और अन्य द्वारा 7.88% है। नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, इसके बाद नहर, कुएं और टैंक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना: पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ताजेवाला से यमुना नदी के बाएं किनारे से निकलती है। इस नहर प्रणाली के माध्यम से हिडन यमुना दोआब सिंचाई सुविधा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों को प्रदान की जाती है। ऊपरी गंगा नहर भीमगौड़ा, हरिद्वार से निकली है। कर्नल सर पी.टी. काटल को इस परियोजना के जनक के रूप में जाना जाता है। इस नगर प्रणाली के माध्यम से हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। आगरा नहर प्रणाली हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में सिंचाई प्रदान करने के लिए नोएडा से निकली है। शारदा नहर प्रणाली खटीमा, नैनीताल के पास शारदा नदी से निकलती है। इससे नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जिलों में सिंचाई की जाती है। 1 एकड़ कितने गज के बराबर है? 4840 4840 वर्ग गज 1 एकड़ के बराबर होता है। यार्ड लंबाई की अंग्रेजी इकाई है, जो कि ब्रिटिश शाही और अमेरिकी पारंपरिक माप प्रणाली दोनों में है। 3 फीट 36 इंच शामिल है। 1 एकड़ भूमि क्षेत्र की एक इकाई है, जिसका उपयोग शाही अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों में किया जाता है। यह परंपरागत रूप से एक श्रृंखला के रूप में एक फलांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। 43,560 वर्ग फुट के बराबर है और 4047 वर्ग मीटर। बीघा भूमि के क्षेत्रफल की माप की एक पारंपरिक इकाई है, जो आमतौर पर भारत, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में उपयोग की जाती है। सन 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में सबसे बड़ी शहरी आबादी है? गाजियाबाद। जनगणना सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की सबसे बड़ी शहरी आबादी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी में से शहरी क्षेत्रों में 22.27% लोग निवास करते हैं। कुल आबादी में से 4,44,95,063 लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 23,02,34,87,515, महिलाओं की संख्या 2,10,07,548 है। उच्चतम शहरी जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले: गाजियाबाद 3 करोड़, लखनऊ 3 करोड़, कानपुर 3 करोड़। गाजियाबाद में 31,62,547, लखनऊ में 30,38,996, कानपुर में 30,15,640। सबसे ज़्यादा गाजिया, दूसरा लखनऊ, कानपुर। भारत में पहली पशु गणना कब शुरू की गई थी? 1919 और 1920 में। 1919 और 1920 में। टोटल लाइवस्टॉक सेंसस। टोटल मशीन एनिमल्स इन द काउ एंड buffalo इज 125.34 मिलियन, इंक्रीजिंग 6%। टोटल नंबर ऑफ शीप इंक्रीजिंग 14.1%। टोटल नंबर ऑफ पिग इंक्रीजिंग 12.03%। टोटल नंबर ऑफ गोट इंक्रीजिंग 10.1%। भारत की पहली पशु गणना दिसंबर 1919 और अप्रैल 1920 में की गई थी। तब से यह हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
पशुधन जनगणना का संचालन कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन और भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अब तक 20 पशुधन जनगणना किए गए हैं। 20वीं पशुधन जनगणना के संचालन के लिए पहली बार टैबलेट का प्रयोग किया गया था। 20वीं पशुधन जनगणना सन 2019 में आयोजित की गई थी। 20वीं जनगणना के अनुसार सन 2019 में देश में कुल मवेशियों की संख्या 192.49 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 0.8% की वृद्धि दर्शाता है। मादा मवेशी गायों की आबादी 145.12 मिलियन है, जो पिछली जनगणना के मुकाबले 18% बढ़ी है। निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? वन अधिनियम 1878। वन अधिनियम 1878 वन अधिनियम 1878 ने भारत के वनों को संरक्षित और संरक्षित ग्राम वनों में विभाजित किया है। आरक्षित वन पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित वन, संरक्षित वन आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, ग्राम वन आसपास के गांवों से प्रबंधित होते हैं। इस अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा वन अधिनियम 1927 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनईएसकैप राष्ट्रीयता के एक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के अंतर्गत संबंधित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास अधिकारियों, पीआरआई के चुने हुए प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करता है। भारत के कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और पटना में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर कानपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमंड्री में है। केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कुडलू केरल में है। भूदान यज्ञ के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। भूमि उपहार आंदोलन। विनायक नरहरि विनोबा भावे भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के अधिवक्ता थे, जिनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गांगोड़े में हुआ था। भावे के अनुसार भूमि सुधार को हृदय परिवर्तन द्वारा लागू किया जाना चाहिए, न कि सरकारी कार्रवाई के द्वारा। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता विनोबा भावे हैं। 1958 में 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 15 नवंबर 1982 को इनका निधन हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकप्रिय रूप में जेपी या लोकनायक के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है और इन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष के नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में इन्हें मरणोपरांत उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अन्य पुरस्कारों में 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार शामिल है। मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें आमतौर पर बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए उनके काम के लिए जाना जाता है। ब्लैक रस्ट रोग कौन सा पौधे में होता है? गेहूं में। फसल कीट रोग, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है, चावल में स्टेम बोरर होता है, साइट्रस फल कीट केला में वायरस और नेमाटोड, टमाटर में विल्ट। ब्लैक रस्ट फंगस प्यूकिनिया टेट्रिकिना के कारण होता है। यह रस्ट रोग
जहाँ गेहूँ, जौ, अन्य अनाज की फसलें उगाई जाती है, वहाँ पाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कौन सा विशेष नहीं है? स्कूलों में स्वच्छता बढ़ाना। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। बच्चों की संख्या का अवधारणा। पोषण की स्थिति में सुधार। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना, जिसे आमतौर पर MDMS के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV वर्ष 1995 में नरसिंहा राव द्वारा किया गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करके स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति और बने रहने के दरों को बढ़ाने के लिए एक मुख्य दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। देश में स्कूली बच्चों की बेहतर पोषण मूल्य और बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुरक्षित पानी और स्वास्थ्य और स्वच्छ भोजन खाने के लिए सिखाने के लिए बनाया गया था। कार्यक्रम में छात्रों को उनके पोषण की स्थिति में सुधार करके शिक्षा की प्रभावशीलता को सुधार करने के लिए 300 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन परोसा जाता है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि स्कूलों में स्वच्छता बढ़ाना मध्याह्न भोजन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर? त्रिस्तरीय। भारतीय पंचायती राज से ग्राम पंचायत, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पर। पंचायत राज प्रणाली लोगों द्वारा चुने गए हैं। स्थानीय स्वशासन निकाय। पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से चुने जाते हैं। ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। यह पंचायत के क्षेत्र के भीतर सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर निर्मित एक ग्राम सभा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को। पंचायती राज संस्थान PRI। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल सन 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। सन 2011 से भारत की केंद्र सरकार ने हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संशोधन अधिनियम 1952 में एक नया भाग 9 शामिल किया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ और संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 73वें संविधान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया। यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान करता है, जिसका गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर किया जाता है। ग्राम स्तर, यह ग्राम स्तर पर कार्य करता है, जिसमें पंचायत अध्यक्ष, वार्ड सदस्य शामिल हैं। पंचायत में मुख्य रूप से गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। प्रखंड स्तरीय पंचायत, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति पंचायती राज के सम्मिलित स्तर पर दूसरी है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें पंचायती समिति के सभी सदस्य और क्षेत्रों के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत के सभी पंच शामिल होते हैं। जिला परिषद, इसे जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर स्थित है। यह जिला स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण करती है। यह सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को भी नियंत्रित करता है। जिला परिषद का अध्यक्ष उसके सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद में प्रतिनियुक्त किया जाता है। संविधान संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए था कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हो। पंचायत के हर स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान
प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित। संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले कुल सीटों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान और ऐसी सीटों को एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है। भारतीय संविधान भाग 6 के तहत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। 73वां संविधान 1992 में पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं। 343A ग्राम सभा, 343B पंचायतों का गठन, 343C पंचायतों की संरचना, 343D सीटों का आरक्षण, 343E पंचायतों की अवधि आदि, 343F सदस्यों के लिए निर्भरताएँ, 343G पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तराधिकार, 343H पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, 343I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, 343J पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, 343K पंचायतों के चुनाव, 343L संघ शासित प्रदेशों के लिए आवेदन, 343M कुल क्षेत्रों में भाग का लागू न होना, 343N मौजूदा कानूनों और पंचायतों का निरंतरता, 343O चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक। पंचायती राज 1993वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। गाँव में स्थानीय स्वशासन से संशोधन 1993 में पारित किया गया था। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पंचायतों के वितरण ग्रामीण भारत में गाँव की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित खंड है। यह निर्धारण करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज के संस्थाओं के 3 स्तर होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जनता पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति को जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। समिति को दिसंबर 1977 में नियुक्त किया गया था। अशोक मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं पर समिति के रूप में भी जाना जाता है। अशोक मेहता समिति पर सौंपा गया मुख्य कार्य पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की पूछताछ करना तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव था, ताकि विकेंद्रित योजना और विकास को प्रभावी बनाया जा सके। समिति की रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में देश में बिगड़ती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें थीं। अशोक मेहता समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली के बजाय 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। एक सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का आधार है? ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है। भारत में सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियम द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। यह ग्रामीण विकास के साथ सुपुत्र है। 73वें संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम पंचायत के लिए प्रदान किया गया है। एक ऐसा निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। इसलिए यह एक ग्राम सभा है जिसमें एक पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। यह ऐसा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ग्रामीण स्तर पर ऐसे कार्य कर सकता है जैसे किसी राज्य की विधायिका निर्धारित करती है। उपरोक्त निष्कर्ष निकलता है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। पंचायती राज जिला परिषद और मंडल परिषद जिला पंचायत सभी राज्यों में जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और कार्यों का तीसरा स्तर है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप के शीर्ष पर है।